हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th स्टूडेंट। मेरे फर्स्ट वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल टॉपिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट डिस्कस करा था इन माय फर्स्ट लेक्चर, आपको याद होगा। उसमें हमने बेसिक आइडेंटिटीज़ एंड फॉर्मूलेस को ड्राइव करा था। सिंपल तरीके से हमने फॉर्मूले को लर्न करना सीखा था और मैंने आपसे कहा भी था, डोंट यूज़ एनी शॉर्ट ट्रिक, यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। और हमने सिर्फ फर्स्ट लेक्चर में कॉन्सेप्ट बेस्ड बात की थी। चलिए आज फिर से हम ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट लेंगे, मेरा सेकंड वीडियो, मेरा सेकंड लेक्चर। आपका फिर से एक बार और स्वागत है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू मैथ गूगल क्लास में। और इस सेकंड लेक्चर में हम उन्हीं आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके, उन फॉर्मूले को यूज़ करके कुछ छोटी मोटी बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कुछ प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेंगे। और याद रखें, जब तक आप सेल्फ ट्रिग्नोमेट्री खुद नहीं करेंगे, किसी भी कोई टीचर आपको गाइड कर सकता है, लेकिन अगर आप ट्रिग्नोमेट्री इज बियॉन्ड द लिमिट, आप किसी भी लिमिट तक सोच सकते हैं, लेकिन उससे पहले सबसे पहले टीचर को ध्यान से सुने, समझें, स्टेप्स को ध्यान से रखें। कुछ ट्रिक्स हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, वो ट्रिक्स बोलना तो गलत होगा। कुछ करते करते हमें कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आने लगते हैं कि हम ऐसा करें तो आंसर के बहुत जल्दी बहुत क्लोज पहुँच जाते हैं। तो इस लेक्चर में भी मैं आपको कभी लगेगा, मुझे मौका लगेगा तो मैं उन बातों को बताऊंगा, आप सिर्फ नोटिस करें। पर ऐसा नहीं कि आप उन्हीं बातों के बेस पर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये हमारा एक्सपीरियंस है, तो वो एक्सपीरियंस हम आपसे इस वीडियो में शेयर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री सेकंड लेक्चर में आपका फिर से एक बार और स्वागत करता हूँ मैं। नेम ऑफ द टॉपिक, वी ऑल नो दैट दिस इज द ट्रिग्नोमेट्री। और इस बार हम कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, कुछ बेसिक प्रॉब्लम। चलिए, सारे फॉर्मूलेस आपको हमने कल लास्ट टाइम जब करे थे तो उससे रिलेटेड एक बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम मैं आपको देता हूँ। सपोज आई एम गिविंग यू द वन एग्जांपल, साइन थीटा एंड आई एम टेकिंग द 4/5। वी ऑल नो दैट साइन थीटा इज अ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सो आपको कम से कम अब रेशो का नॉलेज होना चाहिए। और इस तरह की प्रॉब्लम्स को जब दिया जाता है तो उसका मेन पर्पस ये होता है, रिमेनिंग फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो वैल्यूज। जैसे साइन थीटा की वैल्यू मैंने आपको दी है 4/5, सो यू हैव टू फाइंड द अदर 5 रेशियो। आप जानते हैं टोटल नंबर ऑफ 6 रेशियोज होते हैं, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें 2-3 रेशियोज भी दिए जाते हैं। बट इन दिस क्वेश्चन वी विल फाइंड ऑल द रेशियोज। आपको ध्यान से देखना है वो सब रेशियो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले याद रखें, जब भी आपको इस तरह का एक प्रॉब्लम दिया हो, एक हैबिट बना लें कि आपको एक राइट ट्रायंगल बनाना ही बनाना है। ये राइट ट्रायंगल आपको बहुत हेल्प करता है। लेबलिंग चाहे आप कुछ भी करें, ABC डजंट मीन, बट कोशिश करें हॉरिजॉन्टली जितना आप एंगल को अपने सामने रखेंगे उतना क्वेश्चन समझना आसान होता है। और इस प्रकार से आप देखेंगे तो इसको मैंने थीटा कंसिडर करा है। मैंने फर्स्ट लेक्चर में मैंने स्टार्ट ही करा था कि बेस क्या होता है। बेस जिस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, दैट लाइन इज कॉल्ड द बेस। दिस टाइम BC वुड बी द बेस। सो हमारे पास में बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस, एंड वी हैव अ रेशो, एंड रेशो इज अ 4/5, एंड वी already know that the ratio of sin theta is a perpendicular by hypotenuse. That means the value of perpendicular will be 4 with respect to theta. ये हो जाएगा 4. Now hypotenuse the value is 5. अब आप देखते हैं आपको रिमेनिंग आपको क्या करना है, तो आपको करना है फाइंड अदर रेशो। आपको बाकी के सभी रेशो फाइंड करना है, और बाकी रेशो फाइंड करना है इसका मतलब आपको बेस की वैल्यू पर जरूर आपके पास में होना चाहिए। बट दिस टाइम यू डोंट हैव द वैल्यू ऑफ बेस। सो हम एक काम कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकाल, माय मिस्टेक, बेस की वैल्यू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं और वैल्यू फाइंड करते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप बिना पाइथागोरस थ्योरम के भी कैसे आप बेस फाइंड कर सकते थे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट AC square it would be 5. Now AB square it would be 4, and we have to find the value of BC. So now in place of AC I am taking 5, it would be 25. In place of AB 4, यहाँ मैंने 4 लिख दिया बाय मिस्टेक, इसको करेक्ट कर लें। एंड नाउ BC ये रहेगा स्क्वायर। सो दिस टाइम
5 वुड बी 25, ये हो जाएगा 16, BC हमें नहीं पता। सो विद द हेल्प ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम 16 की पोजीशन RHS से, RHS मतलब आपका राइट हैंड, आपके राइट हैंड से आप इसको लेफ्ट हैंड में ले जाएं। याद रखें जब भी साइन इक्वल्स टू के वैल्यू इक्वल्स टू के इधर उधर जाएगी साइन चेंज होगा, प्लस का बना माइनस, BC का स्क्वायर, 25 प्लस साइन है, 16 माइनस साइन है, वैल्यू हमें प्लस के फॉर्म में मिलेगी एंड इट वैल्यू विल बी 9। नाउ द BC स्क्वायर, हमें BC स्क्वायर नहीं, हमें BC चाहिए, मतलब ये रूट बनेगा, रूट 9 होता है 3, दैट मीन्स द BC आपके पास जो होगा BC की वैल्यू 3, तो आप देख सकते हैं आपके पास जो BC मिला वो मिला आपको 3। नाउ यू हैव टू फाइंड अदर रेशो। सपोज आप फाइंड करते हैं cos थीटा, और आप जानते हैं cos का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस आप देख सकते हैं दिस टाइम 3 है, सो 3/5। सिमिलरली आप देखेंगे tan थीटा, आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, perpendicular by base, and now perpendicular you can see that with respect to theta, I repeat again, theta के रिस्पेक्ट में perpendicular 4 है, और बेस आप देखेंगे जो आपने फाइंड करा वो 3। now cot थीटा perpendicular by base tan थीटा होता है, तो इसका रेसिप्रोकल बेस बाय परपेंडिकुलर। नाउ आप इसी वैल्यू को उल्टा कर सकते हैं, वहां से भी देखेंगे तो आपको आंसर सेम मिलेगा। नाउ sign already given, we already we have find cos tan and cot, remaining is a sec theta, again sec theta is a hypotenuse upon base, and hypotenuse is a 5, base will be a 3। आप चाहते तो cos का भी रेसिप्रोकल कर सकते थे, आपको बिना कुछ टाइम वेस्ट करे आप इजीली फाइंड आंसर कर सकते हैं। और लास्ट हमारे पास जो रेशो है वो है कोसेक थीटा, एंड कोसेक थीटा मतलब हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। आप चाहें तो साइन का भी उल्टा कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा आपको 5/4। तो देखिए आपको जो 5 रेशियोज थे वो हमने यहाँ पे फाइंड करे, और ये हमें 5 रेशियोज मिले। आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आया होगा। इसी के साथ चलिए हम छोटा मोटा, ये एक क्वेश्चन था, छोटा मोटा प्रॉब्लम था जो हमने बाय पाइथागोरस इसको सॉल्व करा। इसी प्रॉब्लम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और सॉल्व करते हैं। लेकिन आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था आप बिना पाइथागोरस के भी इसको फाइंड कर सकते थे। तो चलिए मैं कुछ पूछता हूँ आपसे, क्या आपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आपको याद होगा मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। सो अगर आपको कॉस थीटा फाइंड करना था तो देखिए कॉस थीटा का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आप स्क्वायर हटा दीजिए, ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देखेंगे तो आपको कॉस थीटा की वैल्यू 100% मिलेगी। सो कॉस थीटा देखते हैं क्या मिलता है, 1 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा आपके पास है 4/5, मतलब 4 और 5 पूरे का स्क्वायर कर दीजिए। जैसे ही आप और 4 और 5 का स्क्वायर करेंगे सो कॉस थीटा अंडर रूट आपको यहाँ से मिलेगा 1 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 25। आप देख सकते हैं इसको मैं यहाँ आगे सॉल्व कर रहा हूँ। सो कॉस थीटा आप देखेंगे तो जो आपको वैल्यू मिली वो वैल्यू है आपके पास में 1 माइनस 16 बाय 25। ओके, सो कॉस थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट, अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं सो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, सो 25 माइनस 16 पूरे के नीचे 25। सॉल्व करेंगे सो कॉस थीटा आप देख सकते हैं 25 में से 16 जाएंगे 9/25, और रूट 9 का वैल्यू आप जानते हैं 3 होता है, 25 का 5। सो आप देखेंगे तो वही आपको जो आंसर मिलेगा, जो आंसर आपको यहाँ पे इस जगह मिला है। और आपको इससे पता पड़ जाएगा कि आप कॉस थीटा का मतलब 3/5 और 3 का मतलब होता है बेस, मतलब आप चाहें तो यहाँ पे बेस की जगह 3 यूज़ कर सकते हैं। तो सिमिलरली आपने देखा बिना पाइथागोरस के भी इसका आंसर पॉसिबल है, बट कंडीशन ये होना चाहिए, आपको ये आइडेंटिटी बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि आप एक रेशो से क्या दूसरा रेशो फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इट विल टेक टाइम, अगर आप पहली बार ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं समय लगता है। एक मंत्र है, पेशेंस रखें, धीरे धीरे बैलेंस होता जाएगा, आपको प्रॉपर्टीज़ क्लियर होती जाएंगी। सो चलिए ये प्रॉब्लम था जिसमें हमने अदर रेशोज़ फाइंड करें। आप एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो आपको कोई 2 and 3 रेशोज़ दे रखे हैं, हमने यहाँ उससे ज़्यादा फाइंड करें। तो पहला प्रॉब्लम इससे रिलेटेड था,
मेरा दूसरा प्रॉब्लम, आप ध्यान से सुने, उस प्रॉब्लम को हम जब सॉल्व करेंगे तो देखिए उसमें मैं आपको क्या कंसेप्ट सिखाने वाला हूँ। आप सभी कंसेप्ट को ध्यान में रख के एनसीईआरटी के मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सो साइन, अगर मैं आपको यही एग्जांपल लेता हूँ कि साइन थीटा 4/5, लेकिन इस बार थीटा के प्लेस पर मैं कुछ चेंज करूँगा, लेकिन चेंज करने से पहले मैं एक एंगल बनाऊँगा और उसके बाद में देखिए यहाँ पे कुछ चेंज करता हूँ। सपोज दिस इज द एंगल ए, 90 हमने करा बी पर, और ये रहा सी। इस बार मैं कोई एंगल मेंशन नहीं कर रहा हूँ, देयर इज अ नो थीटा, आप देख सकते हैं। और मैंने आपको ये एक रेशो दिया और ये रेशो था एंगल सी से रिलेटेड, आप देख लीजिए ध्यान से। और फाइंड आपको करना है, इस बार जरा ध्यान से देखिएगा, आपको करना है साइन ए। अब आप देख सकते हैं एंगल ए, ये दिस इज द एंगल ए। आपको फाइंड करना है कॉस ए, आपको फाइंड करना है साइन सी जो ऑलरेडी आपको दे रखा है, और आपको फाइंड करना है कॉस सी। इस प्रकार से आप देखेंगे तो मैंने 1, 2, 3 एंड 4 डिफरेंट आपको वैल्यूज़ दी हैं जो आपको सॉल्व करना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं एंगल सी से इसलिए स्टार्ट करेंगे क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल है, हमें प्रॉपर दिख रहा है। सो इस ट्रायंगल को मैं एक बार और यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ आपके लिए। ये मैंने एक राइट ट्रायंगल दोबारा से बनाया, दिस इज द ए, दिस इज द बी, और आप देख सकते हैं दिस इज द सी अगेन, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द एंगल सी। अगर हम सी की बात कर रहे हैं मतलब हमारे लिए ये हो जाएगा बेस। अगर सी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे ये हमारे लिए बन जाएगा परपेंडिकुलर, और आपको पता है 90 का अपोजिट हमेशा हाइपोटेनियस होता है, इसमें हमें गलती नहीं करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। क्वेश्चन हमें दे रखा है कि हमें जो फाइंड करना है वो हमें फाइंड करना है साइन सी एंड कॉस सी। आप देखेंगे तो साइन सी गिवन है, हमें सिर्फ फाइंड करना है कॉस सी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कॉस सी फाइंड करने के लिए आपको पता है आपके पास बेस नहीं है, क्योंकि आपके पास परपेंडिकुलर तो 4 है, हाइपोटेनियस आपके पास 5 है, लेकिन सॉल्व आपको करना है। और इसके पहले भी मैंने यही एग्जांपल लिया था, सॉल्व करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो हमारे पास वैल्यू आएगी 3। तो विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस एग्जांपल हम बिना टाइम वेस्ट करें इसकी वैल्यू को 3 निकाल सकते हैं, और 3 ही मिलेगी। तो चलिए यहाँ से हम कॉस सी की वैल्यू निकालते हैं। कॉस सी मतलब बेस बाय हाइपोटेनियस, सॉल्व करेंगे बेस बन जाएगा 3, हाइपोटेनियस हो जाएगा 5। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कॉस सी जो आपको मिलेगा वो 3/5 मिलेगा। दिस इज द फर्स्ट केस। सो साइन सी ऑलरेडी गिवन दे रखा है, फिर भी मैं उसे यहाँ मेंशन कर देता हूँ। साइन सी हुआ 4/5। सो जो वी हैव टू फाइंड 2 डिफरेंट डेटा जो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिए। चलिए इसको आगे और बढ़ाते हैं इसी प्रॉब्लम को, और इस बार हमें बोला गया है हमें फाइंड करना है साइन ए एंड कॉस ए। जरा इसको ध्यान से देखेंगे। इसके लिए भी मैं यहीं पर एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ आपके सामने। आप देख सकते हैं दिस इज द ए, दिस इज द बी एंड दिस इज द सी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, दिस टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट एंगल ए। आप देख सकते हैं एंगल ए का सपोर्टिंग लाइन होगा ए बी, मतलब इस बार आपको ये ध्यान रखना है कि इस बार जो आपका बेस होगा दिस इज योर बेस, ये आपका बेस होगा, इट वुड बी बेस एंड परपेंडिकुलर एंड 90 के अपोजिट आपको पता है हमेशा हम हाइपोटेनियस ही यूज़ करते हैं। ये आपको एक बेसिक चीज़ है जो आपको नोटिस करना है। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। आपको डेटा ऑलरेडी गिवन दे रखा है, हम सेम डेटा यहाँ पे यूज़ करेंगे क्योंकि वही ट्रायंगल है, ट्रायंगल में कोई चेंज नहीं किया है। सो हाइपोटेनियस आपको दे रखा है 5, हमने यहाँ पे यूज़ करा हाइपोटेनियस इज द 5। आप देख सकते हैं मैं भी 5 यूज़ करूँगा। बेस एंड परपेंडिकुलर, मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ सी की। ये ट्रायंगल आपके सामने बना हुआ है, ये 5 है तो यही 5 रहेगा, ये 4 है तो यह 4 रहेगा, और ये वैल्यू 3 है तो ये 3 रहेगी। लेकिन आप देख सकते हैं बेस एंड परपेंडिकुलर दोनों में चेंज आ गया है। क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि साइन ए एंड कॉस ए निकालें। चलिए हम सॉल्व करते हैं। सो अगर मैं फाइंड करता हूँ कॉस ए का फॉर्मूला कभी भी फॉर्मेट चेंज नहीं होता है, कभी भी कंसेप्ट चेंज नहीं होता है। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यहाँ पे भी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बट बेस अपॉन हाइपोटेनियस में हम जानते हैं इस बार बेस हमारे पास 4 है, हाइपोटेनियस 5 है। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मिलेगा कॉस ए 4/5, दिस इज द फर्स्ट वैल्यू।
Now this time you can easily find the another value cos a जो आपने फाइंड कर ली. अब हम साइन a फाइंड करेंगे. सो साइन a का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस. साइन a परपेंडिकुलर, साइन a मतलब दिस वन, ये बेस है ए बी, परपेंडिकुलर बनेगा 3. सो आप देखेंगे तो साइन a इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस. जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आप देखिए आपको वैल्यू मिलेगी यहाँ पे साइन ए की. सो आप चेक कर सकते हैं एक ही ट्रायंगल में आपसे टू डिफरेंट मतलब टू डिफरेंट एंगल्स के रेशियोज पूछ सकते हैं. दोनों में इस बार साइन था आप देखेंगे, बट एक बार साइन सी था, एक बार साइन ए था. दोनों रेशियो हमारे पास थे, बट एंगल चेंज था, कॉस ए एंड कॉस सी. और आपने देखा इन अ वन ट्रायंगल in the question you can find same ratio but with different angle. उनके आंसर भी आप देखोगे तो डिफरेंट निकल के आएंगे. और इस प्रकार से आप देखेंगे. सो दिस इज द साइन कॉस सी एंड साइन सी 3/4 एंड 4/5. और यहाँ देखेंगे तो 4/5 कॉस है एंड 3/5 साइन है. अगर आप इन दोनों को नोटिस करें तो यहाँ से भी प्रॉपर्टी निकलती जो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे. कुछ टाइम बाद हम इन प्रॉपर्टीज़ को बाद में डिस्कस करेंगे. तो ये अनदर क्वेश्चन था जो मैंने आपके सामने सॉल्व करा. चलिए इसी प्रॉब्लम को करने के बाद अब हम कुछ और प्रॉब्लम आगे सॉल्व करते हैं जो हो सकता है एनसीईआरटी बेस्ड हो. तो एक क्वेश्चन आप देखेंगे इस पैटर्न का आपको एनसीईआरटी में जरूर मिल जाएगा. जब आप उसे सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी. बट हर क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होता है वो लगभग एक जैसा ही होता है. ओके, सो मैं एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेना चाहूँगा और उस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमें जो फाइंड करना है वो हमें फाइंड करना है 10p माइनस कॉट आर. मेरे पास में ये क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ. आपको 10p माइनस का कॉट आर प्रूफ करना है और उसमें हमें जो गिवन दे रखा है एक ज्योमेट्री है, एक राइट ट्रायंगल है हमारे पास. मैं भी एक राइट ट्रायंगल बना देता हूँ. दिस इज द राइट ट्रायंगल आप देख सकते हैं. एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज द p, दिस इज द q एंड दिस इज द r एंड द लेंथ ऑफ PQ इज गिवन 12 सेंटीमीटर. हमारे पास में 12 सेंटीमीटर की एक लेंथ है. हमारे पास में हाइपोटेनस दे रखा है इज 13 सेंटीमीटर. एंड अगेन वी हैव टू फाइंड द बेस क्योंकि हमारे पास बेस नहीं है. और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमसे बोला गया है हमें इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, हमें इसको फाइंड करना है कि 10p माइनस कॉट आर क्या होगा. अगेन यू कैन सी दैट दिस इज द एंगल आर. अगर मैं एंगल आर के रिस्पेक्ट में इस लाइन को देखूं तो ये बेस होगा. विथ रिस्पेक्ट टू दिस एंगल इट वुड बी परपेंडिकुलर. बट अगर मैं एंगल P के रिस्पेक्ट में देखूंगा तो दिस लाइन इज अ बेस लाइन विथ रिस्पेक्ट टू दिस एंगल एंड रिमेनिंग विल बी अ परपेंडिकुलर. तो चलिए सॉल्व करते हैं. हमें फाइंड करना है 10p कॉट आर. लेकिन सेम प्रॉब्लम अगेन वी हैव. हमारे पास एक डेटा नहीं है और वो है क्यू आर का, जिसे ना मैं बेस बोलूँगा और ना ही परपेंडिकुलर. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. पाइथागोरस से हम इसको सॉल्व करते हैं. सो p एंड r होल स्क्वायर इक्वल्स टू p एंड q स्क्वायर प्लस q एंड r स्क्वायर. ये देखिए मैंने आपके सामने एक फॉर्मूला पाइथागोरस का यूज़ करा. pr मतलब 13 का स्क्वायर मेरे ख्याल से आप सबको याद होगा 169. PQ that means it would be 12 square and this time is a QR आपको फाइंड करना है इसलिए वो QR ही रहेगा. 13 का स्क्वायर इट वुड बी 169. 12 मतलब 144. आप देख सकते हैं 12 का स्क्वायर 144 आपके राइट हैंड तरफ है. आप उसको चेंज करेंगे आपके राइट हैंड से आपके लेफ्ट हैंड पे, साइन दोबारा चेंज होगा. सो 169 minus 144 QR whole square. Now you can see 169 minus 144 25. और 10th क्लास के बच्चे को मुझे लगता है ये चीज़ें बहुत जल्दी आना चाहिए, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए हमें इनमें. सो QR स्क्वायर हटाएंगे रूट में कन्वर्ट हो जाएगा और QR एक डिस्टेंस है उसकी वैल्यू हमें 5 मिलेगी. कई बार हम क्वाड्रेटिक में QR को +-5 लिखते हैं लेकिन इस बार हम सिर्फ पॉजिटिव 5 लिखेंगे. तो इस बार जो डेटा हमें मिला वो मिलेगा हमें
वो मिलेगा 5. नाउ वी हैव टू फाइंड 10p एंड नाउ वी हैव टू फाइंड cot r. So let we start 10p. p मतलब my dear students, my dear friend, 10p मतलब perpendicular divided by base, और you can see that with respect to p मतलब आपका एंगल ये रहा बच्चों, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैंने एरो डिफाइन करा है. एंगल p मतलब बेस आपका बन जाएगा 12, परपेंडिकुलर आपका मिल जाएगा 5. सो 10p जब आप सॉल्व करेंगे, सो p के प्लेस पर याद रखें, गलती ना करें, 5 रखें, और बेस के प्लेस पर आप रखेंगे 12. आई रिपीट अगेन, p इस सपोर्टिंग लाइन पे टिका हुआ है, इसलिए आपको याद रखना होगा कि उसी को आप बेस कंसिडर करेंगे. सो बेटा यहाँ पे जो हमें वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू हमें मिलेगी 5 डिवाइडेड बाय 12. ये रहा आपका फर्स्ट डेटा. इसको हम हाईलाइट करते हैं. एग्जाम में भी याद रखें, जब आप कुछ फाइंड करें तो उसे हाईलाइट जरूर करें. सेकेंड हम फाइंड करते हैं cot r, एंड नाउ दिस इज द cot r. एंड cot का जो रेशो होता है वो होता है बेस बाय परपेंडिकुलर. सबसे पहले आप चेक करें आप एंगल क्या यूज कर रहे हैं, r एंगल, ये मतलब ये बेस लाइन बनेगा आपका. दिस वुड बी परपेंडिकुलर विथ रिस्पेक्ट टू r. सो चलिए cot r को हम सॉल्व करें तो हमें मिलेगा बेस के प्लेस पर 5. नाउ इन प्लेस ऑफ परपेंडिकुलर आप देखेंगे आपको मिलेगा 12. लेकिन क्वेश्चन आपका यहाँ ख़त्म नहीं होता है. उसने आपसे एक एक्सप्रेशन का आंसर पूछा था कि इस एक्सप्रेशन का आंसर क्या होगा. ऐसे समय हम इसको देंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको देंगे 2, और इसको भी हम देंगे. नाउ दिस इक्वेशन इज 3. सेकेंड एंड थर्ड हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. फर्स्ट में तो हमने करा सब्स्टिट्यूट, सेकेंड एंड थर्ड आप जानते हैं. जैसे ही आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे इन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इन फर्स्ट में जैसे ही सब्स्टिट्यूट करा, 10p के प्लेस पर आप लिखेंगे 5/12 माइनस cot r के प्लेस पर आप देख सकते हैं फिर से लिखेंगे 5/12. आप जानते हैं दोनों वैल्यू इक्वल है, कैंसिल होकर आपको आंसर कितना मिल जाएगा, आपका आंसर मिलेगा 0. तो इस प्रकार से आपने देखा जब हमने इसको सॉल्व करा तो जो हमें वैल्यू निकल के आई वो वैल्यू हमें मिल रही है 0. सो दिस इज द very important question as a NCERT point of view, जिसमें you can see that by the different angle you gave the one expression and you have to find their value, और आपने देखा जो इसकी वैल्यू निकल के आई वो वैल्यू इसकी ये थी. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. सिमिलरली एक क्वेश्चन और है, उसे भी हम यहाँ पर डिस्कस जरूर करेंगे. सो नाउ आई एम टेकिंग द अनदर क्वेश्चन, और यूजुअली उस क्वेश्चन के अंदर बहुत लंबा मेथड लगाया जाता है जो मुझे लगता है नहीं लगाना चाहिए. प्राइमरी स्टेज पे मैं उस क्वेश्चन को जब देखता हूँ तो मैं यूजुअली बच्चों से ये ज़रूर बोलता हूँ कि आप इतना बड़ा मेथड इसमें ना अप्लाई करें. अगर आप छोटा मेथड अप्लाई करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा. एक क्वेश्चन है जो NCERT का क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, cot थीटा इज इक्वल्स टू, जो हमें वैल्यू दे रखा है वो 7/8 है. मतलब आप समझ गए होंगे एक कोई ट्रायंगल होगा, मैं बना देता हूँ आपके सामने. जब आपके पास में थीटा हो तो आप फ्री हैं, आप इसको कहीं भी मेंशन करें, बट मैंने आपसे बार बार कहा है हॉरिजॉन्टल वे सबसे अच्छा वे होता है किसी भी क्वेश्चन को समझने का. हम हॉरिजॉन्टली इसको रखेंगे और ये थीटा बन जाएगा. इसका मतलब बेस हमारा बन गया 7 विद रिस्पेक्ट टू थीटा. आप देख सकते हैं थीटा है यहाँ पे, और ये बन जाएगा आपका 8. सो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64. इस बार मैं इसको डायरेक्ट ही करूँगा. 49 इक्वल्स टू में हाइपोटेनस का स्क्वायर जिस पे मैंने रूट लगाया. आप देखेंगे तो 113 आपको हाइपोटेनस मिलेगा. 113 आप जानते हैं इरेशनल नंबर है. अब मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ तो अंडररूट 113 आपका एक हाइपोटेनस हो जाएगा. सो इस प्रकार से आपने देखा पाइथागोरस की हेल्प से हमने इसको फाइंड करा. बट क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है कि हमें फाइंड क्या करना है. जो हमें फाइंड करना है मैं यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहा हूँ उसे. क्वेश्चन की डिमांड है कि वो हमें फाइंड करना है हमें इस एंगल के रिस्पेक्ट में, इस रेशो के रिस्पेक्ट में 1 + sin थीटा एंड 1 - sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 + cos थीटा. मैं इस क्वेश्चन में ये कहना चाहता हूँ आपसे कि आप इसको क्वेश्चन को करने के 2 तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं. एक तरीका और उसके बाद दूसरा तरीका. मैं दोनों तरीके यहाँ पे आपको बताऊँगा. तो देखिए मैं पहला तरीका आपको बताता हूँ, लेकिन वही एक प्रॉब्लम, आपको sin थीटा की वैल्यू और cos थीटा की वैल्यू नहीं पता. तो चलिए यहाँ पे निकाल लेते हैं. sin थीटा हमारे पास हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा 8/113,
और आप देखेंगे जो आपको cos थीटा मिलेगा, और cos थीटा भी आपको मिल जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 113। तो चलिए दोनों वैल्यू हम यहाँ पे रख के इसको सॉल्व करते हैं, बट मैं एक स्टेज बाद इस वैल्यू को छोड़ दूंगा क्योंकि मुझे लगता है हम इससे भी आसान तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 1 प्लस साइन थीटा 8 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 113 इन द ब्रैकेट 1 माइनस 8 बाय अंडर रूट 113। सिमिलरली आप देखेंगे तो 1 प्लस 8 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 113, एंड यहाँ पे भी आपको मिलेगा 1 माइनस अंडर रूट 113। a प्लस बी, a माइनस बी, वी ऑल नो दैट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आप देख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, आप देख सकते हैं। लेकिन इस प्रॉब्लम को मैं यहीं छोड़ना चाहता हूँ, जैसा मैंने आपसे कहा था। इस प्रॉब्लम को मैं आपको बताता हूँ कि हम इसे क्या डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे। हम बिल्कुल इसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से एक आंसर जरूर मिलेगा। क्या ये प्रॉब्लम ऐसे भी किया जा सकता था? a प्लस बी, a माइनस बी, मतलब a प्लस बी, a माइनस बी हम जानते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, मतलब हमें यहाँ से मिलता 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेम देखेंगे a प्लस बी, a माइनस बी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन ये प्रॉब्लम आप देखेंगे तो इसी में कन्वर्ट हो गया है। साइन थीटा के प्लेस पर आप 8 बाय अंडर रूट 133 रखेंगे, देखिए आपको सेम टर्म मिलेगी, चेक कर सकते हैं आप। और कॉस थीटा के प्लेस पर 8 बाय, मैंने शायद कुछ गलती कर दी कॉस में, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, दिस इज माई मिस्टेक। सो कॉस के अंदर मेरे को 7 बाय अंडर रूट 113, 7 बाय अंडर रूट 113 आ गया। लेकिन आपको इसको यहाँ नहीं सॉल्व करना है, इसको और सॉल्व कीजिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आप जानते हैं होता है कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा। आप देखेंगे दोनों के ऊपर स्क्वायर है, आप इसी स्क्वायर को ऐसा भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। और यहाँ से आपको मिलेगा कॉट थीटा होल स्क्वायर, और कॉट थीटा देखेंगे तो आपको जो वैल्यू दे रखा है वो 7/8 है। सो आप देखते हैं अगर आप इसी प्रोसीजर को इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो इस प्रोसीजर में आपको डायरेक्ट कॉट थीटा मिलता है 7/8 होल स्क्वायर। आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो 49/64। और जब आप इसको भी सॉल्व करेंगे एलसीएम लेने के बाद, स्क्वायर खोलेंगे आप पहले, फिर आप उसका एलसीएम लेंगे, देन यू विल सॉल्व, एंड में आप इसी आंसर पे पूछेंगे और वो आंसर होगा 49/64। जैसे मैंने अपने लेक्चर में कहा था, थोड़ा सा पैशन, थोड़ी सी प्रैक्टिस, फॉर्मूले का सही टाइम पे यूज हमें ट्रिग्नोमेट्री में कमांड दिलाता है। सो देखिए इसका आंसर जो हमें मिला वो 49/64। आई होप आपको ये लेक्चर आज का पसंद आया होगा। ज़रूर अपने बारे में कुछ बताएं, कुछ इस लेक्चर में कुछ क्या ऐड कर सकते हैं वो ज़रूर मुझे इन्फॉर्म करें, ताकि हम अपने आने वाले लेक्चर्स के अंदर और ज़्यादा और क्लियरिटी से आने वाली प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करें। और आपने इतना पेशेंसफुली वॉच करा उसके लिए थैंक यू वेरी मच। मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, थर्ड लेक्चर, ये मेरा सेकंड लेक्चर था, थर्ड लेक्चर के अंदर जब हम डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर हम इससे नेक्स्ट एक और स्टेप आगे जाएंगे और उसके बाद हम आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी की कुछ प्रॉब्लम इसी तरह हम डिस्कस करेंगे और आप भी इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करें। बट रिमेंबर वन थिंग, टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, लर्निंग के पीछे मत भागें, अंडरस्टैंडिंग करें, आपको 1 बाय 1 ट्रिग्नोमेट्री की मैक्सिमम प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगी। तो थैंक यू वेरी मच बेटा, माय डियर स्टूडेंट्स, अपने इसको देखा वीडियो को। सो मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। बाय एंड थैंक यू वेरी मच।